मैं पढ़ाने वाला हूँ गुप्त काल या गुप्त वंश। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग कहे जाने का बहुत सारे कारण हैं। कारणों को अगर देखें तो शक्तिशाली सम्राट का होना और संगठित शासन व्यवस्था स्थापित करना, साहित्य की उन्नति, आर्थिक उन्नति, कला, स्थापत्य कला की उन्नति, विज्ञान की उन्नति और हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना, साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता भी देखने को मिलती है। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को विदेशी इतिहासकारों ने भी प्रशंसा की है। इतिहासकार बार्नेट के अनुसार इसने यूनान के पेरिक्लिस युग के साथ इसकी तुलना की है। गुप्तों के बारे में हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, साधन हैं गुप्तों के इतिहास जानने के। चंद मौर्य वंश के पतन के बाद भारत के इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। शक, सितियन, कुषाण, कणव और दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे राजतंत्र हुए। उत्तर भारत में भी राजा हुए, लेकिन केवल और केवल अपने क्षेत्र विशेष पर ही ये राज करते रहे। लेकिन गुप्तों के आने के बाद गुप्तों ने पूरे संपूर्ण भारत को संगठित कर एक सशक्त साम्राज्य स्थापित किया। जान लेते हैं गुप्तों के बारे में। गुप्तों के बारे में जानने का हमारे पास साहित्य है, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं और स्मारक हैं। इतने सारे स्रोत हैं। साहित्य में अगर देखते हैं तो पुराण, जो सब ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि। स्मृति में भी इसकी गुप्तों के बारे में उल्लेख मिलता है। बृहस्पति स्मृति, व्यास स्मृति, हरित स्मृति आदि। और साथ ही साथ तत्काल समय के साहित्यकार या कवि कहें तो उन्होंने भी गुप्तों के बारे में विशेष जानकारी दी है। मुख्य रूप से कालिदास जो गुप्तों के समय में ही हुए, अपने रचनाओं में गुप्तों के बारे में लिखा है या उल्लेख किया है। कालिदास की रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमवर्ष्यम आदि महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही शूद्रक के मृच्छकटिकम, वज्जिका के कौमुदी उत्सव और विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम आदि। और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों में भी गुप्तों के बारे में या साहित्य रचनाओं में इनकी जानकारी मिलती है। और साहित्य में विदेशी यात्रियों का फाहियान, हेवेनसांग, इतिसिंग आदि विदेशी यात्रियों के भी वर्णन में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे और अपने यात्रा वृत्तांत में विशेष जानकारी दी है। अभिलेखों में देखें तो मेहरौली के अभिलेख, स्तंभलेख और मुद्रा में देखें तो तत्कालीन समय के स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्कों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। मोहरे जो है वैशाली में बहुत सारे मिले हैं। और साथ ही साथ सामंत जो है गुप्तों के सम्राट के अधीन जो सामंत थे उन्होंने भी मोहरे जारी की हैं, इनसे भी जानकारी मिलती है। स्मारक में भुमराह के शिव मंदिर और नचना के देवी पार्वती मंदिर आदि महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में लिया जा सकता है। और गुप्तों के निवास स्थान के बारे में तत्कालीन इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों में भिन्न भिन्न क्षेत्र बताए हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों या सब सम्मति से एकमत होकर कहते हैं कि गुप्तों का निवास स्थान कौशाम्बी, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र रहे होंगे। और साथ ही साथ गुप्तों के जाति के बारे में भी इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुप्तों की जाति ब्राह्मण जाति से थे और कुछ का कहना है कि गुप्त जो है वैश्य जाति से थे और कुछ इतिहासकार या विद्वानों का कहना है कि यह गुप्त जो है शूद्र जाति थे। लेकिन आधुनिक और बहुत सारे रिसर्च या तत्कालीन इतिहासकारों का भी मानना है कि गुप्त जो है क्षत्रिय थे, क्योंकि इन्होंने क्षत्रिय धर्म अपनाया। क्षत्रिय धर्म मतलब
शासन व्यवस्था या शासन करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था, इसलिए गुप्तों को अंतिम रूप से क्षत्रिय ही माना जाता है। आप देखते हैं गुप्त वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासन। श्रीगुप्त, जिसका शासन 275 से 300 ईस्वी हुआ। घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक शासन हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 324, इसके बीच में काच का शासन 324 में मिलता है। काच के बाद समुद्रगुप्त 325 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद रामगुप्त का भी शासन मिलता है और महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412। और इसके बाद भी महत्वपूर्ण गुप्त शासक हुए और अंत में विष्णुगुप्त का शासनकाल 550 ईस्वी में खत्म हो जाता है। इस प्रकार गुप्तों का वो गुप्त वंश का अंत हो जाता है। अब इसमें से थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश की स्थापना करते हैं और यह इतिहासकारों का कहना है श्रीगुप्त ने एक सामंत के रूप में, मतलब स्वतंत्र शासन नहीं था, सामंत के रूप में गुप्त वंश की स्थापना की। और यह मुख्य रूप से लिच्छवियों के सामंत है। काशी प्रसाद जायसवाल, इतिहासकार का केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल और स्मिथ का भी कहना है कि श्रीगुप्त लिच्छवियों के सामंत है। और इसके बाद घटोत्कच भी, इसके बारे में भी मजूमदार ने कहा है कि यह भी सामंत है और श्रीगुप्त से अधिक प्रभावशाली शासक रहा। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। श्रीगुप्त और घटोत्कच सामंत है, स्वतंत्र शासक नहीं थे। प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शासन संभालते हैं और 319 ईस्वी से ही गुप्त संवत प्रचलन में आता है या गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी से। अपने शासन संभालने के बाद यह महाराजाधिराज उपाधि धारण करते हैं, जो एक स्वतंत्र शासक के रूप में माना जाता है। इसके बाद उसने लिच्छवी राजकुमार, जिसके ये सामंत थे, लिच्छवियों के सामंत थे, उन्हीं से शादी किया, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। अब कुमार देवी से विवाह होने के बाद कुमार देवी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, विवाह प्रकार के सिक्के मिलते हैं और राजा रानी प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं। राजा रानी प्रकार के सिक्के का मिलने से इतिहासकारों का ये कहना है कि कुछ समय तक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम ने समांतर शासन किया था, मतलब दोनों ने ही शासन किया है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। उनका कहना है कालीन 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विलियम और मैरी का जो समांतर शासन था उसी तरह का शासन रहा होगा। और इसके आगे प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख मिलता है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त जो है कुमार देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा है, लिच्छवियों का नाती। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो सीमा विस्तार को देखते हैं तो गुप्तों का पश्चिम में प्रयाग से लेकर मगध और बंगाल तक और दक्षिण में मध्य देश तक साम्राज्य विस्तार हो चुका था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच ने 324 ईस्वी में शासन किया, लेकिन उसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने 325 ईस्वी में शासन संभाला। समुद्रगुप्त ने शासन संभालने के बाद दिग्विजय की योजना बनाई। दिग्विजय की योजना के अंतर्गत उसने धरनी बंद नीति का अनुसरण किया। धरनी बंद नीति मतलब भूमंडल को बांधना है। इस प्रकार इस नीति के तहत उसने संपूर्ण क्षेत्र को जीत करके एक सूत्र में बांधने के लिए नीति को अपनाया। दिग्विजय की नीति के तहत ही समुद्रगुप्त जो है स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। नेपोलियन कहने का मतलब है कि यूरोप के इतिहास में नेपोलियन ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो अपने युद्धों से संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला था और कभी भी युद्ध नहीं हारा था, जब तक कि वो शरीर से थक नहीं गया या उसकी उम्र नहीं हो जाती। इस प्रकार उसकी नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन कहने का
तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही विजय अभियान किया और कभी भी युद्ध नहीं हारा। और डॉक्टर मुखर्जी ने भी इस समुद्रगुप्त के बारे में कहा है कि 100 युद्धों के विजय अभियान के बाद समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। इस तरह का विचार डॉक्टर मुखर्जी ने भी समुद्रगुप्त के बारे में कहा है। और देखते हैं समुद्रगुप्त ने क्या क्या विजय अभियान किया। सबसे पहले आर्यवर्त का अभियान किया जो उत्तर भारत में है। इसके बाद दक्षिणापथ का अभियान में 12 प्रदेशों को जीता। इसके बाद आर्यवर्त का द्वितीय अभियान किया और इसमें 9 प्रदेशों को जीता। इसके बाद अटाविकों पर भी विजय हासिल की। अटाविक जो है मध्य प्रदेश या सागर जिले के आसपास तत्कालीन समय में रहते थे। इसके बाद सीमावर्ती राज्य भी उसने जीते और साथ ही साथ विदेशों पर भी विजय हासिल की। विदेशों में कुषाण, शक और सिंहल जो है तत्कालीन समय में श्रीलंका को कहा जाता था। और साथ ही साथ जो प्रायद्वीप है या छोटे छोटे द्वीप है उसको भी समुद्रगुप्त ने जीता। इन सारे प्रदेशों को जीतने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ मतलब है कि अपने शक्ति का प्रदर्शन। इसका मतलब राजा ये कहना चाहता है कि क्या और भी कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है। अश्वमेध यज्ञ में यह होता है कि घोड़ा को राजा द्वारा छोड़ा जाता है और उस राजा के घोड़े को कोई अगर रोकता है या उसे पकड़ता है तो राजा को उसके साथ युद्ध करना होता है। इस प्रकार के परंपरा अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत समुद्रगुप्त ने किए। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद देखते हैं रामगुप्त का शासन 375 से 380 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इसके रामगुप्त के कुछ उपलब्धि नहीं रहते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त जो है 380, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 में शासन संभालते हैं और 412 तक इसका शासन रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अपने स्वयं की 6 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो उसके राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है। उसने राजद्रोहण के बाद देवश्री, विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की और अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत नागवंशों के साथ भी संबंध स्थापित किया। नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा के साथ इसका विवाह हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने ही वाकाटकों की शासन संभाली। इसके बाद कदम वंश जो है कुंतल क्षेत्र में आते थे। इससे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। ऐसा उल्लेख कालिदास की अपनी रचनाओं में और क्षेमेंद्र की रचनाओं में मिलती है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय हासिल की। इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम और बाणभट्ट की हर्षचरित में भी मिलता है। और साथ ही साथ जो आसपास के गणराज है उसको भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजित किया, कुषाणों को भी हराया और ताम्रलिप्ति जो है पश्चिम बंगाल या असम के क्षेत्र तत्कालीन समय में कहे जाते थे उसमें भी विजय हासिल की। और ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ भी किए। कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं किए और कुछ का कहना है कि किए। और देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है गुप्तों का साम्राज्य जो विस्तार जो है काफी विशाल क्षेत्र में हो चुका था। हिमालय जो उत्तर में है हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इतनी बड़ी साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही हो चुकी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की और महत्वपूर्ण घटना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आया था जो अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की राजनीतिक और धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दिए हैं। फाहियान जो जब आया था तो 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा था भारत में फाहियान जो